नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने किशोरावस्था के बारे में जाना था। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उपनाम होते हैं, किस तरीके से विकास होता है, क्या समस्याएं होती है, सब कुछ एक-एक चीज हमने कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? कौन सी परिभाषा आ सकती है, यूपी टेट में क्या आएगा, सी टेट में क्या आएगा, सब कुछ हमने उस पर डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धि। बुद्धि पर हम डिटेल्स चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से समझेंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। विशेषताओं पे बात करते हैं तो बुद्धि जन्मजात एवं वंशानुक्रम की शक्ति एवं योग्यता है। क्या है? बुद्धि जो है वो जन्मजात एवं वंशानुक्रम, ठीक है, जन्मजात का मतलब ही वंशानुक्रम है, ठीक है, तो उसी की शक्ति है, ये योग्यता है। जन्मजात या वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि अगर माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो फुल चांस है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। अगर माता पिता एवरेज हैं, देखिए ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ। कुछ होते हैं अपवाद। अपवाद क्या होता है कि अभी आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा इस चीज को कि अपवाद होता क्या है, किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, एक महोदय है बकिंघम, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये परिभाषा है, सीधे यूपी टेट में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात बोली है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं देख लेते हैं। इसी में अभी तीसरा पॉइंट है, ठीक है, उचित प्रकार से उत्तर देना। ठीक है, बुद्धि की बात हो रही है तो ये बर्ट महोदय ये बता रहे हैं कि उचित तरीके से उत्तर देना, तर्क करना, वितर्क करना, चिंतन करना, स्मरण करना, समस्या समाधान करना आदि की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, इतना सब कुछ कौन करता है? तो हमारी बुद्धि करती है। ये बर्ट महोदय कहते हैं। तो नाम छोटा है लेकिन परिभाषा बड़ी है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तर्क वितर्क चिंतन स्मरण समस्या समाधान, ये सब कुछ बोला है बर्ट महोदय ने। है छोटे शब्द में, ठीक है, वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, शब्द में बता रहा हूँ कि वर्ड वर्ड यानी कि दो शब्दों का अक्षर लेकिन परिभाषा लंबी है। भाई हमें तो याद करना है, किसी तरीके से पेपर तक हमें याद बना रहे, इसके बाद भूल जाए, हमें क्या लेना देना कि बर्ट ने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करना ही बुद्धि है। ये किसी ने नहीं कहा, ये विशेषता है। बुद्धि की विशेषता क्या है कि किसी भी वातावरण में हो अपने आप को समायोजित कर ले। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक है टर्मन और हल, ये दोनों एक साथ हैं। ये कह रहे हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही, अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं है। मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अभी तो आप मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मोबाइल पर चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं। इस चीज को जो हमारे दिमाग में, कोई भी चीज जो हमारे सामने नहीं है, अमूर्त चिंतन का मतलब वही होता है जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उस चीज के बारे में सोच पा रहे हैं। तो इस योग्यता को टर्मन और हल ने कहा है कि ये बुद्धि है। ठीक है, अब है सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। ठीक है, सीखने और अनुभव, पहले तो हम सीखेंगे और जो सीख लिया उसी के अनुभव से जो भी हम लाभ उठाएंगे वही हमारी बुद्धि है। ये कह रहे हैं डियर बॉर्न, ठीक है, डियर बॉर्न, ठीक है, तो सीखने, पहले हम सीखेंगे कोई चीज, अनुभव करेंगे, फिर उसी अनुभव से भविष्य में जो लाभ उठाएंगे वो बुद्धि है, ये डियर बॉर्न साहब कह रहे हैं। ठीक है, अब अगला है बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। ठीक है, यानी कि बुद्धि स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि घटेगी, इसका मतलब अब बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती ही है। बुद्धि का जो हमेशा वो होती है तो विकासशील होती है, यानी कि परिवर्तनशील होती है। आज आपने कुछ सीखा, कल आप कुछ सीखेंगे, तो धीरे धीरे बुद्धि बढ़ती है। इस पॉइंट में ये कहा गया है। अगला है बुद्धि की एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि क्या है ना, एक इकाई नहीं है,
कि हम कह दें कि भाई बुद्धि इतनी है, नहीं। बुद्धि ना अनेक सारी इकाइयों का समूह है, इस तरीके से एक बंडल है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव डालता है, बिल्कुल डालता है, बहुत 100%। बहुत ही अच्छा पॉइंट, और ये सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इस चीज को समझिए, सीटेट में हमेशा समझने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। इस इनका कहने का मतलब ये है कि वृद्धि जो सॉरी बुद्धि जो है वो वंशानुक्रमित है। यानी कि अगर पिता इंटेलिजेंट है तो फुल चांस है कि बेटा या पुत्री जो भी हो तो वो इंटेलिजेंट होगी। ठीक है। अनेक रीजनों में ये देखा गया है कि कुछ चीजों में डिफर हो जाती, कुछ चीजों में देखा गया है कि चीजें बदल जाती हैं। ऐसा किस लिए होता है? तो जो हमारी बुद्धि होती है ना, ठीक है, बुद्धि होती है, अगर देखिए जो भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। जिसमें 23 गुणसूत्र आते हैं माता की तरफ से और 23 आते हैं पिता की तरफ से। ठीक है। तो पहली चीज तो इधर डिफरेंस आया। अब जो एक आनुवंशिकी में ये बताया गया है कि जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण या वंशानुक्रम जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं है कि 50% माता की चीजें आएंगी और 50% पिता की, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, मोस्टली ये होना चाहिए, वैसे तो 50-50% ही होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, मान लीजिए 50% यहाँ से करेक्टर आएंगे, करेक्टर मतलब जो लक्षण होते हैं या शरीर की बनावट, विकास कैसे होगा, पूरा सब कुछ ये सब डिपेंडेंट करता है। ठीक है। और 50% जेन से या 50% लेडीज, यानी कि 50-50% आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 इस तरीके से होगा होना चाहिए। ठीक है। तो एक है, किसी ने ये नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बताया कि 1/2 तो आएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि 1/4 इनके पेरेंट्स का भी आएगा और 1/4 इनके पेरेंट्स का आएगा। अब जो इनके पेरेंट्स है इनका आएगा 1/8 और इनके पेरेंट्स का आएगा 1/8। यानी कि एक सीढ़ी तरीके से बन जाता है, यानी कि पहले पिताजी का फिर पिताजी। अब उनमें से क्या होता है कि जो लक्षण या जो कैरेक्टर अच्छे होते हैं वही आते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीन जो होते हैं वो अच्छे और बुरा का भेद नहीं करता, वो क्या करता है कि जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो इस वजह से चीजें बदल जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बुद्धि है उस पे वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। वातावरण मतलब हम किस जगह पे रहते हैं, किन लोगों से इंटरेक्शन होता है हमारा, इन सब चीजों का भी बुद्धि पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वंशानुक्रम है उसी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट में, तो इसी तरीके से घुमा फिरा के कि मान लो एक बालक है, ठीक है, उसके माता पिता इस बुद्धि अभी आएगा आगे, ये आएगा आगे। ठीक है। ये क्या है, ये बुद्धि का जो आईक्यू है, आईक्यू चार्ट है। तो क्वेश्चन आएगा सीटेट में कि मान लीजिए कोई बालक है, उसके पेरेंट्स का जो आईक्यू लेवल है वो सामान्य है, यानी कि 90 से 109 के बीच में है। ठीक है। लेकिन आगे वो वहीं पे डिस्कस करते हैं जहाँ पे थे अभी। ठीक है। पूरा डिस्कस करेंगे हम, पूरा सब कुछ एक एक चीज। ठीक है। तो हमने बताया कि बालक है, उनके जो माता पिता है उनका आईक्यू लेवल सामान्य है। ठीक है। लेकिन वो वातावरण में क्या है कि ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो क्या होगा कि वो बालक भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि उस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा या उसकी बुद्धि पे क्या असर पड़ेगा, तो बुद्धि पे कितना असर पड़ेगा, ये सब चीज इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन कि बुद्धि जो है वो लिंग भेद, यानी कि महिला पुरुष इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुद्धि
क्या है, और जाति विशेष का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों पे बुद्धि का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि महिला है या पुरुष है, ठीक है, या किस जाति का है, इससे बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि होती है, यानी कि वर्टिकल ग्रोथ होती है, 16 से 18 वर्ष तक होती है बुद्धि का। वैसे तो और क्षैतिज जो होती है, पहले ये लंबवत है, इसके बाद क्षैतिज जो वृद्धि है वो जीवन भर चलती है, यानी कि सीखना, ज्ञान कौशल ये सब जीवन भर चलता है। सी टेट में नहीं आएगा ये क्वेश्चन यूपी टेट में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बुद्धि का विकास, लंबवत वृद्धि, ठीक है, कहाँ तक होता है, ये किस उम्र तक होता है, तो ये 16 से 18 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब ये तो होगा लंबवत वृद्धि। अब क्षैतिज वृद्धि, तो वो जीवन भर चलती है, यानी कि सीखना, हम किसी चीज को सीखते हैं तो वो जीवन भर सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बुद्धि। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि के बारे में और अधिक बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्ट महोदय कहते हैं बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति है। ये आगे भी आ चुका है, इसे उसको लॉन्ग में लिखा गया था, यहाँ शॉर्ट पे लिखा गया है। ठीक है, आगे है स्पीयरमैन, बुद्धि साम्याधिक चिंतन है। ठीक है, नाम बड़ा है, परिभाषा एकदम छोटी है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा परिभाषा आने वाली है नहीं, ये सब आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सब कहा है, इनमें से कोई परिभाषा मुझे नहीं लगती आने वाली है। ठीक है, एक यही बर्ट वाली आ सकती है, इसके अलावा बुद्धि से रिलेटेड कोई परिभाषा नहीं आएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, वीडियो लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कुछ प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो उन पे डिस्कशन करते हैं। तो 1885 में एक मनोवैज्ञानिक है फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। फिर देखो 85 में हुआ, फिर 1890 में ही कैटल ने एक कैटल ने पेंसिल्वेनिया में एक जगह है, ठीक है, उसी जगह का ये विश्वविद्यालय, इसीलिए उस जगह का नाम बना पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, अब पुस्तक कौन सी थी, तो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी कि मानसिक परीक्षण एवं मापन। तो इन्होंने किसने की, तो कैटल ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया, ये भी पूछा जाता किस जगह में, तो पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये चीजें एकदम, ये एकदम फिक्स, दोनों क्वेश्चन ये एकदम रिपीटेड हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ जो भी क्वेश्चन बताएंगे सब आते जाते रहे। 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग हुआ, यहाँ कैटल ने ही किया। ठीक है, 1890 से 1905 तक कुछ भी नहीं हुआ बुद्धि के बारे में, यानी कि बुद्धि शब्द पे कोई चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि मनोवैज्ञानिक संबंध कोई प्रयोग नहीं किया, यानी कि कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो इसे हम बंजर काल के नाम से भी जानते हैं बुद्धि के लिए। 1905 में अल्फ्रेड बिने, अति महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट, अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से, विनय और साइमन की मदद से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यानी कि बुद्धि का टेस्ट हम कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक तरकीब बनाई, जिसे विनय साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905, अल्फ्रेड विनय, ठीक है, और साइमन, बहुत आता है पेपर में। 3 साल बाद 1908 में विनय ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं आता है। फिर 1908 में ही मानसिक स्वस्थ शब्द का प्रयोग भी हुआ, ये भी उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये अल्फ्रेड विनय वाला ये पॉइंट बहुत आता है। ठीक है, स्टर्न महोदय, ये परिभाषा आती है, नवीन परिस्थितियों में, ठीक है, नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करना ही बुद्धि है। स्टर्न महोदय कहते हैं, स्टर्न कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में, यानी कि नई नई कंडीशन में अपने विचारों को हम किस तरीके से रखते हैं या समायोजित करते हैं, यही बुद्धि है। ये परिभाषा आती है, स्टर्न महोदय कह रहे हैं। अब 1912 में ही स्टर्न और कुहलमैन दोनों ने मिलकर बुद्धि नापने का एक सूत्र दिया, जिसे बुद्धि लब्धि या आईक्यू सूत्र के नाम से जानते हैं। इनका फॉर्मूला ये था, क्या फॉर्मूला था, कि आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि
मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज क्या है और वास्तविक एज क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये इन्होंने नहीं दिया, इतना नहीं दिया इन्होंने केवल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का वो दिया था कॉन्सेप्ट। इनकी ये कमी थी, क्या कमी थी कि इन्होंने मल्टीप्लाई 100 नहीं किया। ठीक है, 1916 में टर्मन ने ही आईक्यू को संशोधित किया और इन्होंने इस पे 100 लगाया। ठीक है, तो कई बार कुहलमैन के नाम से भी आ जाता है और बुद्धि लब्धि के किसने दिया तो स्टर्नमैन, कुहलमैन और टर्मन महोदय के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया तो टर्मन ने दिया, क्यों, यह शुद्ध सूत्र है। ठीक है, अब पेपर में आ जाता, दोनों आ जाते तो टर्मन ही लगाएंगे क्योंकि ये शुद्ध सूत्र है। सबसे पहले पूछे कि किसने दिया तो ये कुहलमैन और स्टरमैन ने दिया। ठीक है, तो ये अब आगे बुद्धि के सिद्धांत है, ये टॉपिक फिर लंबा हो जाएगा तो ये कल डिस्कस करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 1 से 2 नंबर के पक्का आएंगे। ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है बुद्धि वाला, ये बुद्धि वाला सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये बहुत आते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत आता है। ठीक है, और यहाँ परिभाषा है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये सब चीजें, ये जो एक एक पॉइंट लिखा है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के बारे में डिस्कशन करने के लिए और आपको समझने के लिए, और ये सब चीजें सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, हमने, अच्छा एक चीज ये छूट गई है। ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हाँ, तो प्रत्येक व्यक्ति में जो होती है, तो फ्रांस में एक आंदोलन चला हुआ था बुद्धि से संबंधित 1890 से 95 तक। यहाँ के शिक्षा मंत्री ने एक आयोग का गठन किया जिसे विनय आयोग कहते हैं। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ लोग सामान्य होते हैं, कुछ लोग मंद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बुद्धि का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पे आगे चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों पर, और ये बहुत आते हैं, ये एकदम पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।